हाय दोस्तों, मैं आनंद कुमार पटेल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब के। आप लोग जैसा कि जानते हैं हम मैथ 5 लेसन तक पढ़ा चुके हैं और अब स्टार्ट किए हैं केमिस्ट्री का पहला लेसन। जैसा कि आप लोग जानते हैं इस प्लेटफॉर्म पर हम बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोगों को एकदम एक्सप्लेन करके बताते हैं। अगर आप लोगों को जुड़ना है तो आनंद सुपर 20 क्लासेस से बेहिचक जुड़ जाइए। हम बिल्कुल आप लोगों को उस मंजिल तक पहुंचाने में आप लोगों का पूरा सहयोग और हेल्प करेंगे। कहते हैं ना दोस्तों कि जीवन में अभी असली उड़ान बाकी है। जीवन में अभी असली उड़ान बाकी है, हमारे इरादों का अभी इम्तहान बाकी है। अभी तो नापे हैं बस मुट्ठी भर जमी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो आइए दोस्तों, हम रसायन विज्ञान का हमारा जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण, इसको हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोगों को समझाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, जो हमारा पहला टॉपिक है कि ये जो रासायनिक परिवर्तन होता क्या है। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि हमारे आसपास चारों तरफ कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, आप लोग देखेंगे कि जो लोहा रखा है उसमें जंग लगना या तो फिर कलर में चेंजिंग होना। तो आइए देखते हैं, हम समझते हैं कि रासायनिक परिवर्तन होता क्या है। देखिए, हमारे आसपास अनेक परिवर्तन होते रहते हैं। आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर बना लेंगे। हमारे आसपास अनेक परिवर्तन होते रहते हैं जो पदार्थ की रासायनिक संगठन व गुण को परिवर्तित यहाँ पर गुण को परिवर्तित करते रहते हैं। ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं लोहे में जंग लगना। आप लोग देख रहे हैं ये लोहा है, इसमें जंग लग रहा है। ठीक है, तो ये जंग लगना क्या हो रहा है? मतलब कि जो आयरन है आपका ऑक्सीजन से क्या कर रहा है? अभिक्रिया ही तो कर रहा है। ठीक है, तो ये आयरन जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बना रहा है? आयरन ऑक्साइड बना ले रहा है। तो ये परिवर्तन ही आपका क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। अब आप इधर देख रहे हैं ये अलाव जल रहा है, लकड़ी जो जल रहा है, ये इसका क्या बदल रहा है? पदार्थ ही बदल जा रहा है। जो लकड़ी है ये जल करके किस कोयले का रूप ले ले रहा है ना। तो ये एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में बदल गया। तो ये परिवर्तन क्या है आपका? रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन के कुछ कंडीशन, कुछ शर्त हैं कि ये होगा तो रासायनिक परिवर्तन होगा। आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे हम देखते हैं। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में कुछ परिवर्तन भी होते हैं, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये क्या हो रहा है? रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। बहुत सी उसकी स्टेप हैं, जैसे कि आप स्वाद में परिवर्तन, आप पहला देख रहे हैं स्वाद में परिवर्तन। अब इसको हम इसका फिगर तो नहीं ड्रा कर सकते हैं कि स्वाद में हम उसको दिखा सकते हैं, लेकिन आपको हम यह बता सकते हैं कि अगर आप दूध पिए होंगे तो उस दूध आपको क्या लगता है? मीठापन लगता है। लेकिन दूध से दही बनना एक कैसा प्रक्रिया है? रासायनिक प्रक्रिया है। आप सभी जानते हैं कि दूध से दही बनाना कैसा प्रक्रिया है? रासायनिक प्रक्रिया है ना। तो अब दूध से और दही के स्वाद में आप लोगों को अंतर समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत दही जो होता है खट्टापन हो जाता है ना, तो उसके स्वाद में परिवर्तन हुआ कि नहीं? आप लोग समझ गए होंगे। और ये रंग में परिवर्तन, ये दूसरा हमारा था स्वाद में परिवर्तन। पहला है हमारा रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन कैसे हम देखेंगे? आप लोग देखेंगे कि ये कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है, ठीक है, कॉपर सल्फेट का विलयन लीजिए और उसमें एक खीला डाल दीजिए लोहे का। ठीक है, अभी तो आप देखेंगे कि यह जो आयरन सल्फेट का जो विलयन, ये कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है, कॉपर सल्फेट का जो हमारा विलयन है वो कैसा है? नीला दिख रहा है आप लोगों को। लेकिन जैसे ही ये आयरन नेल्स यानी कि जो लोहे का खीला होता है, जैसे ही इस विलयन में आप डालेंगे कील को, कुछ समय बाद आप देखेंगे आफ्टर सम टाइम इसका जो रंग होता है ना वो कैसा हो जाता है? हरा हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि जो कॉपर सल्फेट, जो हमारा कॉपर सल्फेट है, इसके विलयन में हम अगर आयरन को मिला दे रहे हैं, ये कॉपर सल्फेट का विलयन है, इसमें हम क्या कर रहे हैं? लोहे का जो कील है इसमें डाल दे रहे हैं। तो ये जो आयरन है ना, ये अधिक एक्टिव होता है किसके अपेक्षा? कॉपर के अपेक्षा। अभी हम आप लोगों को जब पढ़ाएंगे अगला जो चैप्टर है, ठीक है, धातु धातु, तो उसमें हम बताएंगे आप लोगों को कौन सा धातु अधिक एक्टिव होता है, क्रियाशील होता है, कौन सा कम क्रियाशील होता है।
तो ये जो आयरन होता है ना, ये कॉपर की अपेक्षा काफी क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जब यहाँ पर जब क्रिया होगा तो ये कॉपर को हटा देगा, विस्थापित कर देगा, ये आपका बन जाएगा क्या, आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट बन जाएगा और आपको कॉपर जो यहाँ पर है उसको क्या कर देगा, ये विस्थापित कर देगा। ठीक है, कॉपर को विस्थापित कर देगा और आयरन स्थान ले लेगा कॉपर। तो कॉपर सल्फेट बन जाएगा, ये आयरन सल्फेट बन जाएगा और कॉपर आपका क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा। और आप लोग देख रहे हैं जब यह विस्थापित हो जाएगा आपका कॉपर, तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा क्या, आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन बन जाएगा और रासायनिक क्रिया के द्वारा ही इसका कलर कैसा हो जा रहा है, हरा हो जा रहा है। तो आपके एग्जाम में पूछेगा कि अगर हम कॉपर सल्फेट के विलयन में एक आयरन नेल डाल देते हैं तो उसका रंग बदल जाता है, क्यों? ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि कॉपर की अपेक्षा आयरन जो होता है अधिक क्रियाशील होता है और वो कॉपर को विस्थापित करके उसका स्थान ले लेता है, तो ये आयरन सल्फेट बन जाता है ना। तो आप लोग देखिए रासायनिक क्रिया के द्वारा ये क्या हो रहा है, रंग में परिवर्तन हो रहा है। ये तीसरा आप लोग देख रहे हैं ऊष्मा में परिवर्तन। जब कोई रासायनिक क्रिया होता है, जब कोई रासायनिक क्रिया होता है तो उसमें क्या होता है, ऊष्मा या तो फिर निकलता है या तो फिर ऊष्मा उसको दिया जाता है, तब जाकर के वो क्या होता है, रासायनिक क्रिया होता है। जैसा कि आप लोग चूने का पत्थर आप लोग देखे होंगे, ठीक है, जब उसको आप पानी में डालेंगे, ठीक है, जब उसको आप पानी में डालेंगे कैल्शियम कार्बोनेट को, तो वो क्या करता है, देखिए आप काफी तेजी से वो खौलने लगता है, काफी हीट उसमें से ऊष्मा निकलने लगती है। तो क्या है, एक रासायनिक क्रिया ही हो रहा है ना, वो भी क्या है, रासायनिक क्रिया ही हो रहा है। तो ये रासायनिक क्रिया के बहुत से स्टेप हैं, 2-3 स्टेप, जो 4 स्टेप जो भी इंपॉर्टेंट हैं हम आप लोगों को बताए हैं। आइए देखते हैं हम अगला स्टेप हमारा क्या है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिल करके क्या करते हैं, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। बहुत सिंपल सा है क्या, कि वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिल करके, यहाँ पर मिल करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थ हो, माइंड में यह दो याद करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, बिल्कुल आप लोग समझिए बेसिक से क्या कह रहा है। वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर के नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, वो क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कि आप समझिए मैग्नीशियम धातु को वायु में जलाने पर, मैग्नीशियम धातु को देखिए, मैग्नीशियम आपका है, मैग्नीशियम धातु है, अगर आप इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में आप इसको जला रहे हैं, बिना ऑक्सीजन का तो जलेगा नहीं। सभी वस्तुओं को जलने के लिए ऑक्सीजन की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो जब मैग्नीशियम धातु को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब इसको जलाया जाता है तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है हमारा। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। हमारा बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए, अब अगर एक एग्जांपल हम देखें इसको सूत्रों के रूप में, तो मैग्नीशियम का सिंबल आप लोग जानते हैं क्या होता है, Mg होता है, और ऑक्सीजन का O होता है, O होता है। लेकिन कुछ जो तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, डायएटॉमिक होते हैं, द्विपरमाणुक होते हैं। वो कभी भी सिंगल नहीं लिखे जाते हैं रासायनिक समीकरण हम लिखते समय। ठीक है, तो ये डायएटॉमिक है। आगे हम आप लोगों को बताएंगे कि जो होता है द्विपरमाणुक अणु वो क्या क्या होते हैं ना। तो अब देखिए मैग्नीशियम धातु को जब वायु की उपस्थिति में हम जलाते हैं तो हमारा क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण प्राप्त होता है। देखिए आप इधर, पहले तो जब आप मैग्नीशियम को मार्केट से लेंगे तो उसमें क्या होता है कि एक ऑक्सीजन का वो लेयर बन गया रहता है।
ठीक है, ऑक्सीजन से वो क्रिया करके एक परत जमा लेता है, क्या, मैग्नीशियम, फिर वो ऑक्साइड वो बन जाता है, फिर उसको हम रगड़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा होता है तो जो मैग्नीशियम धातु है वो क्या करता है, रगड़ से वो उसको छुड़ाते हैं, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, जलाते हैं। तो जब वो जलता है मैग्नीशियम तो सफेद लौ के साथ वो जलता है और फिर सफेद क्या होता है, चूर्ण प्राप्त होता है, किसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। देखिए ये आपका दो पदार्थ हैं, ठीक है, मिलकर के क्या बना रहे हैं, एक नया बना रहे हैं ना, नया पदार्थ बना रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम देखते हैं। देखिए अब रासायनिक समीकरण क्या होता है। वो जो रासायनिक अभिक्रिया होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया होता है, जो तत्व या फिर पदार्थ मिल करके वो रासायनिक अभिक्रिया को कराते हैं, उसी को हम समीकरण के रूप में अगर लिख दें तो ही हमारा क्या हो जाता है, रासायनिक समीकरण हो जाता है। तो आइए हम थोड़ा समझते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थों, अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है तो उसमें जो पदार्थ भाग ले रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, क्रिया कारक एवं उत्पादों के प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन ही क्या कहलाता है, आपका रासायनिक समीकरण कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम यह कहें कि अगर सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड बनाता है, तो अब सोडियम के प्रतीक को हम लिखें और किस क्लोरीन के प्रतीक को लिखें। ठीक है, और हम इधर बना दें क्या, सोडियम क्लोराइड, उसके सिंबल के साथ अगर हम उसको लिखते हैं तो ही हमारा क्या हो जाता है, रासायनिक समीकरण हो जाता है। बात समझ पा रहे हैं नहीं आप लोग। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी आप लोगों को हो रहा है तो आज से हम आप लोगों को एक नंबर दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग बिल्कुल उस नंबर पर व्हाट्सएप करके अपने कंफ्यूजन को आप लोग बिल्कुल बेहिचक आप लोग पूछिए। हम पूरा आप लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि आप अगर जुड़ रहे हैं आनंद सुपर 20 क्लासेस से तो आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन हम नहीं होने देंगे। तो आइए देखते हैं, हम एक क्रिया कराते हैं। अब क्रिया कारक और उत्पादक को हम थोड़ा समझते हैं। जो क्रिया कारक होता है यानी कि जो पदार्थ क्रिया कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, क्रिया कारक कहते हैं। तो जैसे देखिए आप लोग, सोडियम, ठीक है, एक रिएक्शन अगर हम हमारा कर रहा है क्लोरीन के साथ, क्लोरीन जैसा कि हम जानते हैं द्विपरमाणु अणु होता है, डायटोमिक है। ठीक है, अभी हम आप लोगों को बताएंगे कौन कौन सा तत्व जो है वो डायटोमिक के रूप में होते हैं, सिंगल नहीं लिखे जाते हैं। ठीक है, अगर सोडियम रिएक्शन कर रहा है क्लोरीन के साथ तो क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड बनाता है। अब यह आपका जो रिएक्शन है ये संतुलित नहीं है। जैसा कि आप द्रव्यमान संरक्षण का नियम जानते हैं, पढ़े हैं कि अगर कोई तत्व या पदार्थ अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तो रिएक्शन के पहले जो द्रव्यमान है उसका वो रिएक्शन के बाद भी रहना चाहिए। तो द्रव्यमान को हम बराबर लिखने के लिए क्या करते हैं, बनाने के लिए रासायनिक समीकरणों को हम संतुलित करते हैं। तो देखिए अगर हम इसको संतुलित करें तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2NaCl। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर 2Na और Cl तो इधर 2 है, लेकिन Na को हम संतुलित करने के लिए 2 लिखते हैं। अभी तो जो है रासायनिक समीकरण हम आप लोगों को संतुलित करना बिल्कुल एकदम सरल ढंग से बताएंगे। अभी तो केवल हम यह पढ़ रहे हैं कि रासायनिक समीकरण होता क्या है। तो अगर जो रिएक्शन हम लिख रहे हैं शब्दों में अगर उसको हम एक समीकरण के रूप में लिख दें तो ही हमारा क्या हो जाता है, रासायनिक समीकरण। और इधर जो ए है जो क्रिया कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, क्रिया कारक या तो फिर अभिकारक कहते हैं। अभिकारक जो 2 या 2 से अधिक पदार्थ या तत्व क्रिया करते हैं उसको हम क्रिया कारक या फिर अभिकारक कहते हैं। और क्रिया के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसको हम क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। आप लोग बिल्कुल नोट कर लीजिए। एक और अगर आप लोग एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो आप लोग नोट कर लीजिए, Mg + O2 इधर बनेगा आपका
MgO रासायनिक समीकरण को आप लोग संतुलित करने के लिए आप इसको संतुलित कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका पहला और ये दूसरा। देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण, इस चैप्टर में इसका बहुत ही बड़ा महत्व है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है और इसी पर आधारित पूरा चैप्टर है और बहुत ही अच्छा यह टॉपिक है और मैक्सिमम पूछा जाता है कि संतुलित कीजिए, रासायनिक समीकरण दे देगा आपको और संतुलित करने के लिए बोल देगा। तो देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण जो हमारा होता है वो क्या होता है, जब किसी अभिकारक परमाणुओं की संख्या उत्पादक परमाणुओं की संख्या के बराबर हो तो उसे हम क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। अभिकारक और उत्पादक आप लोग समझ गए होंगे कि अभिकारक क्या होता है और उत्पादक क्या होता है। तो इसकी जो संख्या है वो दोनों तरफ क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो ये आपका क्या कहलाएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसा कि आप लोग देखिए, अगर हम हाइड्रोजन का रिएक्शन करा दे रहे हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह द्विपरमाणु अणु है, यह जब भी लिखा जाएगा दो के रूप में ही लिखा जाएगा, कभी भी सिंगल नहीं लिखा जाएगा। तो अगर हम इसका रिएक्शन अगर कराते हैं क्या बनेगा, H2O। अब आप बताइए क्या यह संतुलित है। जैसा कि आप द्रव्यमान संरक्षण का नियम जानते हैं कि दोनों तरफ ये जो अभिकारक है और यह जो उत्पादक है, ठीक है, दोनों तरफ द्रव्यमान दोनों का क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, रासायनिक समीकरण के पहले और रासायनिक समीकरण के बाद। तो आप इसको अब संतुलित करेंगे, तो संतुलित करेंगे तो इधर 2 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है और इधर 2 हाइड्रोजन तो है लेकिन ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो अगर हम यहाँ पर 2 लगा दें, ठीक है, तो हाइड्रोजन की संख्या 2 दूना 4 हो गया और ऑक्सीजन कितना 2। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हाइड्रोजन पर 2 लगा देंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन कितना हो गया 4 और ऑक्सीजन 2 और इधर हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2। ठीक है, आपका ये क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण को हम इसी प्रकार से लिखते हैं। आगे हम बिल्कुल आप लोगों को एकदम बेसिक से बताएंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। आइए एक एग्जांपल और हम देख लेते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण का। अगर हम सोडियम का क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा दे रहे हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। क्या है, आपको संतुलित रासायनिक समीकरण दिख रहा है, नहीं संतुलित है ना। तो आप क्या करेंगे, आप यहां पर अगर हम 2 लगा दें, ठीक है, और यहां पर अगर हम 2 लगा दें तो क्या यह संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा क्या। इधर 2 सोडियम है 2 क्लोरीन है, यहाँ पर हम 2 लगा दिए तो 2 सोडियम हो गया और 2 क्लोरीन हो गया। ठीक है, तो आप लोग संतुलित रासायनिक समीकरण अभी आप यह समझ चुके हैं कि दोनों तरफ ये आपका अभिकारक है। आप बिल्कुल आप इसको भूलना नहीं आप लोगों को, ये आपका अभिकारक, ठीक है, और रासायनिक क्रिया के बाद जो इधर प्राप्त होता है इधर क्या है, आपका उत्पादक है। ठीक है, आप लोग इसको क्रिया कारक के भी नाम से जान सकते हैं, इसको क्रिया कारक कहते हैं और इधर आपका क्या है, उत्पादक है। आइए आप लोग ये संतुलित रासायनिक समीकरण समझ चुके होंगे, नोट भी कर लीजिए आप लोग। आगे हम देख लेते हैं। देखिए रासायनिक समीकरण लिखने के कुछ नियम हैं। ठीक है, हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि जो रासायनिक समीकरण हम लिखते हैं उसका नियम क्या क्या है। देखिए जो हमारा पहला नियम है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी क्रिया कारकों को हम क्या कहते हैं, अभिकारक भी कहते हैं। क्रिया कारकों तथा उत्पादकों के अणुसूत्र या प्रतीक पता होनी चाहिए। यानी कि जो क्रिया कारक जो अभिकारक हैं उसका हमको अणुसूत्र जो फार्मूला होता है वो पता होना चाहिए, या तो फिर जो प्रतीक है जिसे हम कहें कैल्शियम कार्बोनेट जल के साथ रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट का और जल का क्या होना चाहिए, फार्मूला पता होना चाहिए। और जैसे हम कह दें आपको कि हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो आपको हाइड्रोजन और क्लोरीन का प्रतीक और फार्मूला क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। यही हमारा ये पहला नियम है, ये हमको पता होना चाहिए। दूसरा देखिए क्या कह रहा है, किन्हीं 2 अभिकारकों या उत्पादकों के बीच सदैव धनात्मक चिन्ह लगाया जाता है।
आप लोग देखे हैं, जैसा कि हम बता रहे हैं आप लोगों को, अगर हाइड्रोजन का हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो हमारा क्या बनता है, H2O बनता है। ठीक है, तो दो तत्वों या तो फिर पदार्थों के बीच क्या करना है आपको, धनात्मक चिन्ह के द्वारा उसको जोड़ करके लिखना होता है। जैसे दो या दो से अधिक तत्व या तो फिर पदार्थ अगर क्रिया कर रहे हैं तो उसको हम क्या करेंगे, धनात्मक या फिर प्लस चिन्ह के साथ उसको हम जोड़ कर लिखते हैं। आगे देखिए हमारा तीसरा नियम क्या है, अभिकारक को बाईं ओर तथा उत्पादक को दाएं ओर लिखा जाता है। ये जो आपका अभिकारक है ये आपका बायां साइड है और जो इधर ये उत्पादक है ये आपका क्या है, दाहिने साइड है। एरो के हेड साइड हम क्या लिखते हैं, उत्पादक को लिखते हैं, और एरो के टेल साइड हम क्या लिखते हैं, अभिकारक को लिखते हैं। ठीक है, तो यही कह रहा है कि सदैव जो अभिकारक होते हैं वो बाएं साइड और जो उत्पादक होते हैं वो किधर लिखे जाते हैं, दाहिने साइड लिखे जाते हैं। आगे देखिए अगला हमारा क्या है, अभिकारक तथा उत्पादक के बीच तीर का निशान लगाया जाता है। ठीक है, जो ये आपका अभिकारक है और जो आपका ये उत्पादक है इसके बीच में हम क्या करते हैं, तीर का निशान लगाते हैं। ठीक है, आगे देखिए तीर का निशान लगाया जाता है हेड की तरफ उत्पादक को तथा टेल की तरफ अभिकारक को, वही बात है। आगे देखिए अगला जो नियम है हमारा, यदि अभिक्रिया उत्क्रमणीय है अर्थात दोनों दिशाओं में होती है तो दोनों दिशाओं को अर्ध तीर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, उत्क्रमणीय होती हैं, जो कि दोनों तरफ होती हैं। ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, अर्ध एरो के द्वारा दर्शाते हैं। जैसे कि आप लोग देखिए अभी आगे हम आप लोगों को बताएंगे कौन सी रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमणीय है कौन सा नहीं है। तो देखिए अगर उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो रहा है तो उसको हम कैसे दर्शाते हैं, जो सामान्य अभिक्रिया होती है उसको हम एक सिंपल एरो के द्वारा दर्शाते हैं, सिंपल एरो के द्वारा ऐसे दर्शाते हैं। लेकिन जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है जो दोनों तरफ होती है उसको हम अर्ध एरो के द्वारा दोनों तरफ दर्शाते हैं कि अभिक्रिया दोनों तरफ हो रही है। ठीक है, ये रासायनिक अभिक्रिया लिखने का नियम है। अगला देखिए द्विपरमाणुक अणु जैसे H2O2 N2 Br2 I2 और ACl2, ये जब भी लिखे जाएंगे सिंगल, अगर अकेले लिखे जाएंगे, अगर ये अकेले लिखे जाते हैं तो कभी भी ये ऐसे, जैसे कि ऑक्सीजन, जैसे हम कहते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रहा है तो ऑक्सीजन ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ऑक्सीजन हमेशा O2 के रूप में लिखा जाएगा। अगर हम कहते हैं कि सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो सोडियम, ये जो क्लोरीन है आपका देखिए Cl2 जो है ये क्या है, द्विपरमाणुक अणु है। ये कभी भी अगर कहे सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो NaCl2 लिखेंगे हम। समझ में आया नहीं, ये जो भी द्विपरमाणुक अणु है आप लोग इसको एकदम बिल्कुल नोट कर लीजिए, ये बहुत आपका हेल्प करेगा रासायनिक अभिक्रिया को कराते समय। अब देखिए एक परमाणुक तत्व जो हमारे होते हैं, जैसा कि हम बोले आप लोगों को कि सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो सोडियम आपका क्या है, एक परमाणुक तत्व है। ये जब भी लिखा जाएगा सिंगल लिखा जाएगा। सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ये सब क्या है आपका एक परमाणुक तत्व है। जब भी ये लिखे जाएंगे सिंगल रूप में लिखे जाएंगे, ये आणविक रूप में नहीं लिखे जाएंगे। ये मोटी मोटी बातें आप लोग जान चुके होंगे तो आप इदगम मतलब समझ लीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया जो कराते हैं उसके आप पहले सीढ़ी पर चढ़ चुके हैं। आप लोगों को हम बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को एकदम समझाते हुए आप लोगों को बताएंगे, बिल्कुल आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ। आगे देखिए ये यहीं तक हुआ है। इसके बाद हमारे जो कंप्यूटर ऑपरेटर महोदय हैं आदर्श सरोज और हमारे ऋषभ यादव, ये भाई हमारे लिए काफी मेहनत कर रहे हैं, हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे लिए नहीं, कम से कम ये हमारे जो स्टूडेंट हैं, अभी एक लोग 10 का पेपर दिए हैं आदर्श सरोज और एक जो है ऋषभ यादव, ये हमारे भाई अभी 12th में है। ये आप लोग देख रहे हैं काफी हमारे लिए अच्छा PDF बना रहे हैं। तो इन महानुभावों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे छात्र और छात्राओं के लिए आप लोग बिल्कुल वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब
करिए। अगले वीडियो के पार्ट में हम आप लोगों को बिल्कुल एकदम बेसिक से बताएंगे कि कैसे फार्मूला बनता है और कैसे हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। आइए हम मिलते हैं अगले पार्ट में।